नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूँ आपको। ब्रेक से पहले एक सवाल आया था, वो साहब टियर 1 एंटरप्रेन्योर के ऊपर हैं। उनका सवाल ये था कि अगर उन्होंने ILR के लिए अप्लाई करना है तो उनको कोर्स करने की ज़रूरत है कि नहीं, वो जो लैंग्वेज कोर्स करने की और जो लाइफ इन द यूके टेस्ट है वो करने की ज़रूरत है कि नहीं, जबकि उन्होंने यहाँ से डिग्री की हुई है। उसका जवाब सिंपल ये है कि उनको फिर भी लाइफ इन द यूके टेस्ट करना होगा। अगर उन्होंने डिग्री यहाँ से की हुई है तो फिर उनको कोई और टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है जो वो B1 लेवल का लगाना होता है। फिर वो सिर्फ अपनी डिग्री का हवाला देके और उसके साथ लाइफ इन द यूके टेस्ट करके ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा सवाल जो उनका था वो ये था कि अगर PPS डिपेंडेंट कोई उनके साथ चल रही है, उनकी वाइफ है फॉर एग्जांपल या बच्चे हैं और वो चल रहे हैं, तो जब ये ILR के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए कौन सा वीज़ा होगा। अब मैं इसे इनके सवाल से ये समझ रहा हूँ कि इनका मतलब ये था कि अगर ये अपने लॉन्ग रेजिडेंस की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं ILR के लिए और बच्चे और वाइफ उनकी जो हैं वो वैसे अप्लाई कर रही हैं किसी और कैटेगरी के अंदर, अगर उनके डिपेंडेंट जो उनके साथ हैं, अगर तो ये अपने एंटरप्रेन्योर वीज़े के ऊपर ही इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर रहे होते तो फिर इनके डिपेंडेंट्स अगर 2 साल से ज़्यादा इनके साथ रह रहे हैं तो वो भी साथ ही अप्लाई कर सकते थे इंडेफिनिट लीव के लिए। लेकिन अगर ये, जिस तरह से मैं केस को समझ रहा हूँ, अगर ये लॉन्ग रेजिडेंस की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर हमें 2 सूरतों को देखना। एक सूरत ये है, नंबर 1, आपको एक पॉसिबिलिटी ये देखनी है कि क्या ये पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम डिपेंडेंट इनके थे जुलाई 2009 से पहले, 2012 से पहले, 9 जुलाई 2012 से पहले। और दूसरी सिचुएशन ये है कि वो डिपेंडेंट बने जुलाई 2012 के बाद। अब 9 जुलाई 2012 जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे रूल्स चेंज हुए थे। अगर तो ये डिपेंडेंसी चलती आ रही है 9 जुलाई 2012 से पहले की, तो फिर आपने अपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना है। जब आपको इंडेफिनिट लीव मिल जाती है, आपके डिपेंडेंट्स को आप FLR-M के ऊपर अप्लाई करवाते हैं, यानी आप अपनी सारी इनकम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए और उनको स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करवाते हैं। अब प्रोवाइडेड आपकी डिपेंडेंसी 9 जुलाई 2012 से पहले की चलती आ रही है, जैसे उनको FLR-M के अंदर स्पाउस वीज़ा मिलता है 2.5 साल का, बेशक अगले दिन जाके, अगर आपके ऑब्वियसली 2 साल से ज़्यादा हो गए होंगे यहाँ पे, आप अगले दिन जाके बेशक आप सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं SET-M फॉर्म के ऊपर। अगर आपकी सिचुएशन दूसरी है कि उन्होंने आपको ज्वाइन किया था 2012 जुलाई के बाद, तो फिर जब आप जाते हैं इस कैटेगरी के अंदर जो आपने अपनी इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना है, आपके जो डिपेंडेंट्स होंगे उनको फिर FLR-M फॉर्म के ऊपर अप्लाई करना होगा फॉर अ स्पाउस वीज़ा। वो फिर आपके स्पाउस वीज़ा की कैटेगरी में चलेंगे, उनको पहले 2.5 साल मिलेंगे, उसके बाद फिर उनको एक्सटेंशन करा के एक और 2.5 साल मिलेंगे और 5 साल के बाद जाके वो इंडेफिनिट लीव के लिए एलिजिबल होंगे। अब अगर सिचुएशन ऐसी है कि जी आपने अप्लाई करना है उनका, लेकिन आपकी इनकम रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल पूरी नहीं हो रही, आप वो 18,600 से ऊपर नहीं दिखा सकते अपनी इनकम को, तो फिर आपको फिर भी अप्लाई आपके डिपेंडेंट्स ने करना होगा। लेकिन अगर उनको स्टेटस मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो फिर वो 5 साल के बाद नहीं, फिर वो 10 साल के बाद अपनी ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उसमें डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना टाइम लीगल गुजारा हुआ है। सो बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें आती हैं बीच में जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं हर तरफ से। लेकिन मोटी बात जो आपको बताने वाली है, आपके 2 सवाल जो मुझे समझ आए थे कि ILR के बाद ILR के लिए आपको कोर्स करने की ज़रूरत है कि नहीं, अगर आपने डिग्री यहाँ से की है, और लाइफ इन द यूके टेस्ट करने की ज़रूरत है, वो मैंने आपको जवाब दे दिया। दूसरा जो आपका सवाल था PPS डिपेंडेंट के बारे में, मैंने आपको वो भी बता दिया कि 2 सिचुएशंस है, 9 जुलाई 2012 से पहले और उसके बाद। अगर उससे पहले वो आपके डिपेंडेंट्स थे तो फिर आप उनके लिए FLR-M अप्लाई करने के बाद अगले दिन बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं सेटलमेंट के लिए, अगर आप इनकम रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। और अगर वो 9 जुलाई 2012 के बाद आपके डिपेंडेंट्स बने तो फिर आपको 5 साल के स्पाउस वीज़ा के लिए जाना पड़ेगा। उम्मीद है आपको सवाल का जवाब पूरा मिल गया होगा सर। बेस्ट ऑफ लक विद दैट। जी अगला सवाल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मेरा सवाल ये है कि मैंने 2010 में ह्यूमन राइट्स की बेस पे एप्लीकेशन की थी, तो वो रिफ्यूज हो गई थी, तो फिर वो रिकंसिडरेशन के लिए की थी, तो वो तकरीबन 4-5 साल पड़ी रही है। तो मैंने अभी MP के जरिए ना उसको ना करवाया, तो वो उन्होंने जवाब दिया, तो उन्होंने अपील का राइट नहीं दिया मुझे जी। तो मैंने पूछना ये है कि अब मैंने वो जुडिशियल रिव्यू के लिए अप्लाई किया है, तो मैंने पूछना मेरा सवाल ये है कि उधर जो जुडिशियल रिव्यू में जो मेरा अब मेरी एप्लीकेशन डिसाइड होगी कि मुझे अपील का राइट मिलेगा उस कोर्ट में जो मैंने चैलेंज किया हुआ है। ये आप मुझे इससे पहले बता दीजिए आप कब से हैं यहाँ पे? मैं 2000 से यहाँ पे हूँ। 2000 से, ओके। चलें, और कोई सवाल आपका सर? जी बस यही है। चलें मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आपने जो जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन की है वो किस बेसिस पे की है?
वो एप्लीकेशन आपकी इस बेस पे है कि आपके रिफ्यूज़ल लेटर के अंदर लिखा गया है कि जी आप ये पैराग्राफ 276 के अंदर भी नहीं आते, अपेंडिक्स FM के अंदर भी नहीं आते, वैसे जनरली आर्टिकल 8 के अंदर भी नहीं आते, किसी इमिग्रेशन रूल्स के अंदर आप नहीं आते, इसलिए हमने आपको रिफ्यूज़ किया। और आपकी जो ह्यूमन राइट्स वाला केस है हमने उसको भी देखा है और हमारे मुताबिक उसके अंदर आपकी कोई चांसेस नहीं बनते, इसलिए अब आप उसको अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा इट हैज़ बीन सर्टिफाइड एज क्लियरली अनफाउंडेड। ये सर्टिफिकेशन वाली जो बात है, आप इस सर्टिफिकेशन को अभी चैलेंज कर रहे हैं। आपका फैसला आपने जो जुडिशियल रिव्यू किया है वो इस बेसिस पे नहीं किया कि जी होम ऑफिस ने फैसला गलत किया है तो ये फैसला अपना चेंज करें। आपका जुडिशियल रिव्यू होगा इस बेस पे कि आपको रिपील का राइट नहीं दिया गया, आपने उस सर्टिफिकेशन को चैलेंज किया होगा। सो अगर आपका जुडिशियल रिव्यू में मैटर जाता है और वहाँ पे जज जो उसको देखता है, पहले तो वो गवर्नमेंट लीगल डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर फैसला करना होगा, अपना रिस्पॉन्स, अपना डिफेंस देना होगा। गवर्नमेंट लीगल डिपार्टमेंट क्या है, जिसको पहले हम ट्रेजरी सॉलिसिटर्स कहते थे, वो अब गवर्नमेंट लीगल डिपार्टमेंट कहलाते हैं। आप उनके साथ उनका आपको डिफेंस आता है जो उन्होंने आपको फाइल करना है। उस डिफेंस में वो बताते हैं कि जी किस बात पे वो आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, क्यों वो समझते हैं कि आपके केस में जान नहीं है और क्यों आपकी सर्टिफिकेशन ठीक है। क्योंकि अगर तो सर्टिफाई ना किया होता तो फिर तो आपको राइट ऑफ अपील मिलना था, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का क्लेम था आपका। लेकिन क्योंकि उसको सर्टिफाई किया गया तो वो आपके सर्टिफिकेशन को आपने चैलेंज करना है। सो अगर जज ये फैसला करता है, अगर जज के फैसले तक बात जाती है और जज ये फैसला करता है हाँ मैं परमिशन ग्रांट करने को तैयार हूँ बिकॉज मेरे मुताबिक इस केस का फैसला सही नहीं किया गया, तो फिर आपको जो आप जीतते हैं केस को, वो आपको परमिशन मिल जाती है जुडिशियल रिव्यू में जाने की। अब जब आप परमिशन लेके जब आप जुडिशियल रिव्यू में जाते हैं तो बहुत कम केसेस होते हैं जो आगे तक चलते हैं, बिकॉज फौरी तौर पे फिर गवर्नमेंट लीगल डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक कंसेंट ऑर्डर वगैरह वो आपको भेज देते हैं कि अच्छा चलो ठीक है जी आपने यहाँ तक इस मार्के को जीत लिया है, चलो अब हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं आपके केस को दोबारा हम रिन्यू करें, दोबारा से फैसला करें इसके ऊपर, चलो ठीक है जी हम अपना रिफ्यूज़ल लेटर वापस लेते हैं, अब हम दोबारा 3 महीने के अंदर इसको कंसिडर करेंगे और फिर आपको जवाब देंगे। ये चीज़ आपकी फिर वो अलहदा हो जाती है। और अगर वो इस चीज़ पर मान जाते हैं तो आपकी कंसेंट ऑर्डर में ये भी चीज़ आती है कि अगर वो इसको रिकन्सिडर करते हैं और फिर भी रिफ्यूज़ करते हैं तो आप उसमें अपील का राइट ऐड करवा सकते हैं। ये आपकी निगोशिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे नहीं पता कि आपके केस को ऐसे ही तैयार किया गया है या किसी और तरीके से तैयार किया गया, लेकिन जनरली ये चीज़ है कि आपने जो फैसला करवाना है वो आपने पूरा केस ओवरटर्न नहीं करवाना। जो जुडिशियल रिव्यू में जाके होता है फैसला आपका होगा सर्टिफिकेशन के ऊपर कि जी उन्होंने जो आपको अपील का राइट नहीं दिया वो बात सही है या गलत है। अगर आप इसको जीतते हैं इस मरहले पे जाके तो आमतौर पे आपको वो यही कहा जाता है अच्छा जी आपको अपील का राइट अब मिल जाएगा, अब आप कोर्ट में जाके केस की बहस करें, जज के सामने जाके अपना एविडेंस पेश करें, जज के सामने जाके अपने आर्ग्यूमेंट्स करें, उसको दिखाएं कि क्यों आपके लिए यहाँ पे रहना बनता है, क्योंकि आपको 15 साल हो गए हैं, आपको सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज होंगी अपनी कंट्री में जाके रहने में, या जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं उसके मुताबिक आप इस केस को बनाते हैं। ठीक है सर, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल नहीं जी। हेलो 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 जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी मुझे आपसे 2 सवाल पूछने हैं प्लीज। बताइए। एक तो हम लोगों ने केस जमा कराया था ना आफ्टर 9th of जुलाई 2012 में ना, मेरे बच्चे को उस वक्त 7 साल हुए थे जो मेरे साथ आया था। ठीक। और जब वो आया था 5 साल का था और अभी वो माशाल्लाह से 15 साल का। और 2 बेटे मेरे यहाँ पैदा हुए थे, एक 7 साल का हो गया है और एक 5 का। तो हमने सारा कुछ केस जो हमारा चला सब कुछ होने के बाद हमें इन लोगों ने ना यानी कोर्ट में भी गए, अपील हमारी अलाउ हुई और 2.5 साल का इन्होंने हमें वीजा दिया। एक तो मुझे ये पूछना है कि क्या मैं ये चैलेंज कर सकती हूँ क्योंकि इनको हमें इंडेफिनेट देना चाहिए, और जो मेरा बड़ा बेटा है अगर ये 2.5 साल का देंगे तो जब ये 25 साल का होएगा तब कहीं जाके इंडेफिनेट मिलेगा, तो ये जैसे यूं ही जाएगा या कुछ भी होएगा उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी जी। और इन्होंने रिस्ट्रिक्शन ये भी लगाई है कोई बेनिफिट भी नहीं ले सकते, और मेरी सब पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मैं यानी कुछ मुझे जस्ट अकोमोडेशन भी मिल जाए तो इनफ मैं काम करने के लिए तैयार हूँ जी। और मेरे हस्बैंड को इस वक्त इधर 13 साल से ऊपर हो गए, तो मेरे लिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि हम क्या करें, क्योंकि मुझे 23 सितंबर को स्टेटस मिल चुका है, तो मैं कैसे क्या कर सकती हूँ। तो आपके हस्बैंड को स्टेटस नहीं मिला साथ?
हेलो जी जी जी, आपके हस्बैंड को आपके साथ स्टेटस नहीं मिला इसमें? हम सबको मिला है, सबको हम मिल गया, सबको ओके मिला, चलो लेकिन ठीक है, मैं 2.5 बताता हूँ। साल का उन्होंने दिया है। देखिए, पहली दफ़ा पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, आप पहले समझें कि आपको जो स्टेटस दिया गया है वो क्यों दिया गया। इसलिए नहीं कि आपने इतना टाइम यहाँ पे गुजार लिया और आपका हक बनता है, नहीं। आपको स्टेटस इसलिए दिया गया कि उन्होंने इस बात को रिकग्नाइज किया है कि आपके बच्चों ने जितना वक्त यहाँ पे गुजार लिया है वो इतने यहाँ के सिस्टम के मुताबिक तैयार हो चुके हैं और इतने यहाँ के सिस्टम के मुताबिक वो एक सेटअप हो चुके हैं कि उनको यहाँ से निकालना अनरीजनेबल होगा। ये कानून है जिसके अंदर आपको स्टेटस मिला, किसी और के अंदर नहीं मिला। सो ये चीज़ पहली बात तो याद रखें कि ये कानून कहता क्या है। कानून ये नहीं कहता कि आप और आपके हस्बैंड को बेनिफिट्स मिलने चाहिए, कानून ये नहीं कहता आपके और आपके हस्बैंड को और क्या क्या मिलना चाहिए। कानून सिर्फ ये कहता है, और मसला क्या है कि हम किस चीज़ पे चल सकते हैं, कानून जो लिखा जाता है सिर्फ उसके ऊपर। अगर आज यूके की पार्लियामेंट फैसला करती है कि कल सुबह से जब दिन का वक्त होगा तो हम उसको रात कहलाएंगे और जब रात का वक्त होगा तो हम उसको दिन कहलाएंगे, तो कल से कानून यही बन जाएगा और कल से आप उसको रात को दिन और दिन को रात कहना शुरू कर देंगे। सो ये बात आपको समझनी है कि कानून के अंदर जो लिखा हुआ, चाहे आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, आपको पसंद हो कि ना हो, कानून रेगुलराइज करता है हर चीज को। सो आपके लिए कानून ये कहता है कि आपके बच्चों को यहाँ पे 7 साल से ज्यादा हो गए और आपने ये प्रूव कर दिया कि अनरीजनेबल होगा उनको यहां से निकालना, उस बेस पे आपको स्टेटस मिला। अब आप कहें कि नहीं जी, उनको बेनिफिट्स भी मिलने चाहिए, उनको यहाँ पे इंडेफिनिट लीव मिलनी चाहिए ताकि वो यूनिवर्सिटी जाके एज लोकल स्टूडेंट्स अपने सारे हकूक हासिल कर सकें जो कि लोकल स्टूडेंट्स को मिलते हैं। आपको ये समझना है कि आपके बच्चे लोकल स्टूडेंट्स तो नहीं हैं। मैं आपकी बात समझता हूँ, आपकी मुश्किल भी समझता हूँ और बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ डील भी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये हर घर घर की कहानी है कि जहाँ पे डिस्क्रिशनरी लीव मिल भी जाती है वहाँ पे स्टूडेंट्स उनको मतलब बच्चों को एज लोकल स्टूडेंट्स कॉलेजेस की तरफ से या यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ट्रीट नहीं किया जाता। सो जब वो चीज़ नहीं होगी तो आप उनको, आपकी एजुकेशन को रोका नहीं जा रहा। आप अगर चाहते हैं तो आप एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उनके लिए आप पेमेंट करके उनको पढ़ा सकते हैं वहाँ पे। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि नहीं जी अब आपके बच्चों को टैक्स पेयर्स की तरफ से सारी मराहत मिलनी चाहिए और सब कुछ होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कुछ मुश्किल होगा आपके लिए। आपने पूछा कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं, ILR में जाने के लिए काफ़ी चैलेंजेस हुए हैं जी उसके ऊपर। अभी तक मेरी नज़र में कोई ऐसा केस नहीं है जहाँ पे 2.5 ईयर्स वाली लीव को ख़त्म करके और ILR दे दिया जाए इस बेस पे कि ताकि बच्चा स्कूल अपनी यूनिवर्सिटी अटेंड कर सके एज ए लोकल स्टूडेंट। हाँ, कुछ और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, लेकिन ये वाली बेस जो है खाली ये एक्सेप्शनल के अंदर आपको नहीं लेकर आएगी। जो दूसरा आपका सवाल है बेनिफिट्स के बारे में, आपको जब स्टेटस नहीं मिला था, सितंबर से पहले सोच के देखें, आपको काम करना अलाउड नहीं था, आपको ट्रैवल करना अलाउड नहीं था, आप कुछ कर नहीं सकते थे, कहीं जा नहीं सकते थे, हर वक्त एक खतरा था, एक खौफ था। अब आपको स्टेटस मिल गया है, अब आपको काम करना अलाउड है। अब यहाँ पे आपसे जो एक्सपेक्टेशन है वो ये कि अगर आप ये कहते हैं कि जी आपके बच्चे इतने सेटल हो चुके हैं यहाँ की कंट्री में, इस कंट्री में, कि उनको यहाँ से निकालना अनरीजनेबल है, तो क्या ये रीजनेबल नहीं है कि हम आपको बेनिफिट्स ना दें और आपको मजबूर करें कि आप खुद काम करके अपने बच्चों को लुक आफ्टर करें? ये कानून है जिसकी बेस पे ये सारा कुछ चल रहा है। मैं इसलिए इतनी लंबी चीज़ में आपको समझा दिया क्योंकि अक्सर लोग इसको उस तरह से देखते नहीं हैं जिस तरह से बात है। आपके सवाल का फाइनली जवाब, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, फाइनली जवाब उसका ये कि मेरी नज़र में अगर आपने इस पॉइंट पे चैलेंज किया ILR के लिए कि जी बच्चे यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, मुझे नहीं लगता कि ये सक्सेसफुल होगा। बाकी जो बेनिफिट्स वाली बात है, आप होम ऑफिस को लिख सकते हैं और उनसे इजाज़त मांग सकते हैं कि आपको बेनिफिट्स अलाउ किए जाएँ अगर आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं तो। मिलते हैं थोड़ी सी देर में ब्रेक के बाद।